तो शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की। मुंबई में महिला फोटो पत्रकार के साथ गैंग रेप के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही दावा किया है कि बाकी 4 आरोपियों की भी पहचान कर ली गई है। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, अरेस्ट किया है। सबके सब आरोपियों की शिनाख्त हो चुकी है, आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। मुंबई पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें काम में लगी हुई हैं। आरोपी स्थानीय इलाके के ही रहने वाले हैं। उसी आसपास के, उसी जहां स्पॉट है जगह, उसके आसपास के लोग रहने वाले हैं। इसलिए मैंने आपको बताया हमारी पुलिस की टीम लगी हुई है और लगभग 20 से ज्यादा टीम लगी हुई है उनको पकड़ने के लिए। मुंबई में महिला फोटो जर्नलिस्ट के साथ हुए गैंगरेप के मामले में केंद्र ने मुंबई पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। साथ ही गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने मुंबई पुलिस से नए कानून के तहत मामला चलाने को कहा है। इससे पहले मुंबई शक्ति महल कंपाउंड में फोटो जर्नलिस्ट से 5 लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। वारदात उस समय हुई जब पीड़ित अपने दोस्त के साथ शक्ति महल में फोटो शूट के लिए गई थी। गंभीर रूप से इससे पहले मुंबई शक्ति महल कंपाउंड में फोटो जर्नलिस्ट से 5 लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। वारदात उस समय हुई जब पीड़ित अपने दोस्त के साथ शक्ति महल में फोटो शूट के लिए गई थी। गंभीर रूप से घायल पीड़ित लड़की को इलाज के लिए मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, जहां पुलिस तैनात है। फिलहाल यहां लड़की की हालत स्थिर बताई जा रही है। इससे पहले पुलिस ने पीड़ित महिला के बयान के आधार पर आरोपियों को पकड़ने के लिए मुहिम तेज करते हुए सभी के स्केच जारी किए। ये स्केच पीड़ित के बयान के आधार पर तैयार किए गए थे। पुलिस के मुताबिक लड़की को अंदरूनी तौर पर काफी चोटें आई हैं। अभी हम लोगों ने जो है अंदाजन 10-12 लोगों को लाया है, क्योंकि वहाँ पर जो इस प्रकार के जो लोग बैठते हैं कौन वहाँ क्या करते थे इसमें लाया है। हमारी कई टीम इसमें लगी हुई है, क्राइम ब्रांच लगी हुई है और आई एम श्योर कि आई थिंक बाय मॉर्निंग तक हमको आरोपी मिल जाएंगे। गैंगरेप पर शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर ऐसा होता रहा तो लोगों का कानून से भरोसा उठ जाएगा और लोग खुद ही कानून हाथ में ले लेंगे। जो आरोपी हैं उन्हें सजा देने से पहले सड़क पर घुमाना चाहिए। मुंबई गैंगरेप के बाद एमएनएस मुखिया राज ठाकरे ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए। राज ने मुंबई की महिलाओं से कहा है कि वो गृह मंत्री आरआर पाटिल के घर चूड़ियां भेजें ताकि उन्हें शर्म आए और वो महिलाओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें। कानून मंत्री कपिल सिब्बल और महाराष्ट्र के गृह मंत्री आरआर पाटिल ने भी गैंगरेप की कड़े शब्दों में निंदा की है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि ऐसे मामलों में बिना कोई समझौता किए बगैर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं आरआर पाटिल ने कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने रेप की वारदात की कड़े शब्दों में निंदा की है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और दिल्ली में जब दिसंबर में सामूहिक बलात्कार हुआ था तो उसके कुछ ही दिनों में संसद ने एक बहुत ही सख्त कानून पारित किया गया था और अब मुझे उम्मीद है कि उस कानून को इस पे लागू किया जाए। केंद्रीय मंत्री और महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष गिरिजा व्यास ने भी महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। मुंबई की घटना अंदर तक छोड़ देती है, क्योंकि ये आंकड़े तो कहते हैं वहां पर भी घटना है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं मुंबई में कम होती सुनी गई। वहीं महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने भी गैंगरेप की निंदा की है। दिल्ली की घटना भी ठंडी नहीं हुई थी और उसके बाद ये एक जो नया गैंगरेप सामने आया और वो भी मुंबई में, क्योंकि जब भी मैं मुंबई जाती हूँ तो वहाँ लोग ये कहते हैं कि कंपैरेटिवली यहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन एक पत्रकार के साथ ऐसा होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने मुंबई गैंगरेप पर दुख जताया है। नितिन गडकरी ने कहा कि मुंबई गैंगरेप के दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। शिवसेना के नेता संजय राउत ने गैंगरेप को लेकर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए। शॉकिंग है बहुत, जब मैंने ये समझा कि लड़की है फोटो जर्नलिस्ट और उसको वर्ली के शक्ति मिल में उसके ऊपर गैंगरेप हुआ है। 2 दिन पहले पुणे में नरेंद्र दावोलकर की हत्या हुई
अब मुंबई में इस लड़की पे गैंगरेप हुआ। तो सरकार का लॉ एंड ऑर्डर का कोई अस्तित्व नहीं दिख रहा है, कानून का कोई डर नहीं है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी मुंबई में हुए गैंगरेप की निंदा की। जो कल महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक महिला पत्रकार के साथ जो गैंगरेप हुआ है, तो इसका हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। और इधर राजधानी दिल्ली में भी रेप की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां उत्तम नगर इलाके में 3 लोगों ने एक महिला के साथ गैंगरेप किया। पिस्टल की नोक पर डरा धमकाकर नवविवाहिता से गैंगरेप किया गया। बदमाशों ने नौकरी दिलाने के बहाने महिला को बुलाया और डरा धमकाकर उसके साथ गैंगरेप किया। रेप की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरा फरार है। ये पीड़ित हरियाणा के बल्लभगढ़ की रहने वाली है। हाल ही में उसकी शादी हुई थी। कुछ महीने पहले जब वो हनीमून के लिए मसूरी गई थी, तो वहां उसकी दिल्ली के नजफगढ़ के रहने वाले 3 लोगों से मुलाकात हुई, जो दोस्ती में तब्दील हो गई। उन्हीं तीनों पर रेप का आरोप है। आरोपियों ने महिला को नौकरी देने के नाम पर दिल्ली के द्वारका मोड़ पर बुलाया। यहां वो महिला को कार में बिठाकर एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में ले गए, जहां रेप की वारदात को अंजाम दिया। गुड़गांव में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां के बहादुरपुर इलाके में एक महिला ने अपने ससुर पर रेप की कोशिश करने का आरोप लगाया है। यूपी के फिरोजाबाद में एक साधु को मासूम बच्ची से रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 7 साल की पीड़ित बच्ची साधु के पास खेलने के लिए गई थी। गंभीर हालत में उसे आगरा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। 2G घोटाला मामले में गवाही देने के लिए अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी कोर्ट पहुंची है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सीबीआई की मौजूदगी में उनकी गवाही है। हरियाणा के मानेसर में मारुति प्लांट में हिंसा मामले में आरोपी कर्मचारियों पर गुड़गांव की जिला अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। 18 जुलाई 2012 को कंपनी के कर्मचारियों और मैनेजमेंट के बीच हिंसक झड़प हुई थी। नाबालिग से रेप के संगीन आरोप में घिरे संत आसाराम अहमदाबाद में अपने आश्रम से गायब हो गए हैं। आश्रम के मीडिया कोऑर्डिनेटर का कहना है कि बापू कहां है, किसी को मालूम नहीं। नाबालिग के यौन शोषण के आरोप से घिरे संत आसाराम बापू ने पहली बार इस पूरे मामले में सफाई दी है। जिन दिनों की फरियाद है, उन दिनों में जोधपुर आश्रम में था ही नहीं। मेरा प्रोग्राम था उतने ही दिन में जोधपुर आश्रम में। आश्रम में नाबालिग के यौन शोषण को लेकर आरोपों से घिरे आसाराम बापू ने सारा ठीकरा मीडिया के सर पर फोड़ दिया। और आपको टीआरपी बने ऐसा कोई मसाला चाहिए तो मैं कुछ न कुछ क्या बोलूं, आप ही बताओ तो कुछ बोल दो। और आपके वो बापू ने ऐसा बोल दिया। आसाराम पर संगीन आरोप है। अब आसाराम को यह साबित करना होगा कि वो निर्दोष हैं। उनके ऊपर जिस पॉक्सको कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, उसमें उनका बचना बेहद मुश्किल है। आसाराम बापू पर नाबालिग लड़की के यौन शोषण के लगे आरोप भारी पड़ सकते हैं। जोधपुर पुलिस किसी भी वक्त उनसे पूछताछ कर सकती है। यहां तक कि उनकी गिरफ्तारी की संभावना भी जताई जा रही है। बीजेपी नेता उमा भारती ने नाबालिग के यौन शोषण के आरोपों से घिरे आसाराम बापू का बचाव किया है। उमा भारती ने कहा है कि उन्हें सोनिया और राहुल के खिलाफ बोलने की सजा मिल रही है। आसाराम बापू जी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को खुलेआम उनका मजाक बनाया, उनको चैलेंज किया है। और दोनों जगह पर कांग्रेस की सरकारें हैं, दिल्ली में और राजस्थान में। तो मुझे ये लगा कि उल्टा तो नहीं है। उस लड़की से मुझे पूरी सहानुभूति इसलिए हो रही है कि कहीं वो किसी पॉलिटिकल मोटिव की शिकार तो नहीं हो रही है लड़की। आसाराम पर सियासी तलवारें खिंच गई हैं। उमा भारती के बयान पर कांग्रेस सांसद प्रभा ठाकुर ने तीखा हमला बोला है। आसाराम पर शोषण के आरोप लगने के बाद अब लोग उनके खिलाफ सड़कों पर उतरने लगे हैं। पंजाब के पटियाला में लोगों ने आसाराम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उनका पोस्टर भी जलाया। मसले पर लोकसभा में हंगामा करने वाले 12 सांसदों को स्पीकर ने निलंबित किया है। इनमें 8 कांग्रेस के और 4 टीडीपी के सांसद हैं। हालांकि इसके पहले संसद में जारी हंगामे और कार्यवाही में व्यवधान के बीच सरकार ने उस प्रस्ताव को वापस ले लिया जिसमें 11 सांसदों के निलंबन का गुरुवार को प्रस्ताव पेश किया गया था। ये सांसद तेलंगाना के गठन के खिलाफ विरोध जता रहे थे।
अमिताभ बच्चन की आवाज में बीजेपी के फर्जी विज्ञापन वाले वीडियो पर मचे विवाद पर अमर सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी है। अमर सिंह ने इस तरह की हरकत को निंदनीय बताया है। इस बीच ये विज्ञापन विवाद राजनीतिक रूप लेने लगा है। एनसीपी ने अमिताभ पर निशाना साधते हुए कहा है कि अमिताभ को उस एड के पैसे नहीं मिले, इसीलिए वो हंगामा कर रहे हैं। अगर पैसे मिल जाते वो तो चुप रहते। यूपी सरकार की रोक के बावजूद विश्व हिंदू परिषद अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा पर अड़ी हुई है। मुंबई में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय सचिव वेंकटेश अबदियो ने कहा कि परिक्रमा हर हाल में होगी, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। यूपी सरकार की रोक के बावजूद वीएचपी और संतों ने 84 कोसी परिक्रमा का पूरा खाका तैयार कर लिया है। यात्रा 5 जिलों से होकर गुजरेगी। 300 किलोमीटर की यात्रा 25 अगस्त को अयोध्या में सुबह 10 बजे सरयू पूजन के बाद बस्ती के लिए रवाना होगी। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने पूछा है कि यूपी सरकार 84 कोसी यात्रा से आखिर डरी हुई क्यों है। राजनाथ ने कहा कि अगर राज्य सरकार को लगता है कि 200 संतों के जाने से माहौल खराब हो जाएगा तो वो सुरक्षा बढ़ा सकती है। पूरे मामले पर सियासत क्यों कर रही है। 84 कोसी परिक्रमा पर लगे बैन पर यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने सफाई दी है। आजम ने कहा है कि सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े, इसीलिए यूपी सरकार ने यह फैसला लिया है। कल्याण सिंह ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा कि 84 कोसी परिक्रमा रोकने का फैसला पूरी तरह वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है। 84 कोसी यात्रा पर मचे विवाद के बीच शिवसेना ने कहा है कि राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से हो। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि यात्रा पर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। 84 कोसी परिक्रमा पर मचे विवाद के बीच यूपी पुलिस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। गुरुवार को यूपी पुलिस के एडीजी ने फैजाबाद में एक अहम बैठक की। इस मीटिंग में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रणनीति तैयार की गई। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर 84 कोसी यात्रा के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा है। दिग्विजय ने कहा कि ये बहुत पुरानी परंपरा है, लेकिन बीजेपी इसे राम मंदिर से जोड़कर राजनीति कर रही है। जेबीटी घोटाले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने चौटाला की अंतरिम जमानत की अवधि 30 अगस्त तक बढ़ा दी है। झारखंड सरकार में समाज कल्याण मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने विभाग की समीक्षा कर विकास कार्यों पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने समीक्षा के बाद अधिकारियों को अपने काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। लश्कर के आतंकी करीम टुंडा की निशानदेही पर एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले से मोहम्मद अलाउद्दीन नाम के एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। एलओसी पर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पुंछ के मंडर सेक्टर में पाकिस्तानी सैनिकों ने एक बार फिर गुरुवार को सीज फायर तोड़ा और फायरिंग की। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का भारतीय सेना ने भी जवाब दिया। पाक फायरिंग में एक बच्चे सहित 2 स्थानीय लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एलओसी पर सीज फायर तोड़ने के बाद पाकिस्तान सीनाजोरी भी कर रहा है। भारत की जवाबी फायरिंग को आक्रामक जवाब देते हुए पाकिस्तान ने एक प्रस्ताव पारित कर विधानसभा में इसकी निंदा की। पाकिस्तानी असेंबली ने भारत के खिलाफ प्रस्ताव पास होने के बाद बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पाकिस्तान उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसा बर्ताव कर रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को नसीहत दी है कि वो सीज फायर का पालन करे। जम्मू के कठुआ में उमर ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि बार बार नुकसान झेलने के बावजूद पाकिस्तान सीज फायर क्यों तोड़ता है। असम के दरंग जिले में बदमाशों ने एक थाने पर ग्रेनेड से हमला बोल दिया। हैंड ग्रेनेड से किए गए इस हमले में 2 पुलिस वाले और 2 पत्रकार जख्मी हो गए। सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के गया में नक्सलियों ने जमकर हंगामा किया। करीब आधा दर्जन बदमाशों ने सड़क बनाने के लिए खड़े एक ट्रैक्टर और मिक्सर मशीन को आग के हवाले कर दिया। घटना के समय कंपनी का कोई भी कर्मचारी वहां मौजूद नहीं था। मेरठ में कांग्रेस नेताओं को कार्यकर्ताओं के गुस्से का सामना करना पड़ा। वरिष्ठ नेता साहिब सिंह और मेरठ जोन के प्रभारी पंकज मलिक सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं की समस्या जानने गए थे। अपनी अनदेखी पर कार्यकर्ता भड़क गए। दिल्ली के विजय चौक पर नेशनल रिफॉर्म्स स्टाफ इंडिया एसोसिएशन के सदस्यों ने हिंदू मैरिज एक्ट के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मैरिज एक्ट वापस लेने की मांग करते हुए कानून मंत्री कपिल सिब्बल के खिलाफ नारेबाजी की। गुड़गांव के बसई इलाके में जबरदस्त बवाल हुआ। अवैध निर्माण तुड़वाने गई नगर निगम की टीम पर हमला बोल दिया गया। गुस्साए लोगों ने नगर निगम के जॉइंट कमिश्नर की कार फूंकी, साथ ही 2 सरकारी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। 3 जेसीबी और 12 गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में लड़कियों से छेड़खानी करने वाले लड़कों की पुलिस ने जमकर धुनाई की। महिला एडिशनल एसपी और डिप्टी एसपी ने गर्ल्स कॉलेज के बाहर खड़े 150 लड़कों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की है। मध्य प्रदेश के खंडवा में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। यहां इंदिरा सागर बांध के सभी 20 गेट खोलकर करीब 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे नर्मदा के किनारे के इलाकों में पानी भरने लगा है। कलेक्टर ने जिले में हाई अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में नर्मदा नदी उफान पर है, जिसके चलते तटीय इलाकों में बसे दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। इनका मुख्यालय से संपर्क भी टूट गया है, जिससे यहां के लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। सीहोर जिले में आई बाढ़ की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं, उनमें पानी भर गया है। जिन रास्तों पर कभी मोटरसाइकिल और गाड़ियां दौड़ा करती थीं, वहां अब नाव चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में बड़ा हादसा हुआ है। यहां तेज बारिश से हुए भूस्खलन के मलबे में दबकर 11 लोगों की मौत हो गई। झारखंड के रामगढ़ में लगातार बारिश के कहर से लोग परेशान हैं। यहां मशहूर शक्तिपीठ छिन्नमस्तिका मंदिर के पास बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मंदिर परिसर के आसपास की दर्जनों दुकानों में पानी घुस आया है। पूर्वी मुंबई के ईस्टर्न फ्रीवे पर भूस्खलन से जाम लग गया। फायर ब्रिगेड और एमएमडीआरए ने आनन फानन में कार्रवाई करते हुए सड़क को दुरुस्त किया। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में लुटेरों ने एक घर के अंदर घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट के वक्त घर में 3 लोग मौजूद थे, जिन्हें बदमाशों ने बंधक बनाया और करीब 65 लाख का सामान लूटकर फरार हो गए। मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर एक शख्स के पास से 1,19,00,000 रुपए के हीरे जब्त किए गए हैं। कैलाश तिवारी नाम का ये शख्स बिना टैक्स चुकाए हुए हीरे लेकर जा रहा था। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नशे में धुत एक इंस्पेक्टर मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर एक शख्स के पास से 1,19,00,000 रुपए के हीरे जब्त किए गए हैं। कैलाश तिवारी नाम का ये शख्स बिना टैक्स चुकाए हुए हीरे लेकर जा रहा था। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नशे में धुत एक इंस्पेक्टर वर्दी की मर्यादा भूल गया। शहर कोतवाली का सब इंस्पेक्टर सर्वेश शराब के नशे में मीडिया कर्मियों से उलझ गया और मारपीट पर उतारू हो गया। दिल्ली में गुरुवार की रात एक सड़क धंस गई। इंडिया गेट से कनॉट प्लेस की ओर जाने वाले इस रास्ते पर 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया। रात 9:30 बजे के करीब एक बस यहां से गुजर रही थी। बस के गुजरते ही ये सड़क धंस गई। दिल्ली सरकार ने एक बार फिर प्याज के दाम बढ़ने के संकेत दिए हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में प्याज की जमाखोरी हो रही है। ऐसे में हो सकता है कि सप्लाई कम होने की वजह से प्याज के दाम एक बार फिर बढ़ जाएं। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने महंगे प्याज पर ज्यादा कुछ बोलने से इनकार कर दिया है। शीला ने कहा कि कल क्या होगा इस बारे में ज्यादा कुछ अभी नहीं कहना। दही हांडी के आयोजन को लेकर मुंबई पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। पुलिस के मुताबिक आतंकी भीड़ का फायदा उठाकर हमला कर सकते हैं। कुछ दिन पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी दही हांडी को लेकर अलर्ट जारी किया था। आज से दिल्ली में बुक फेयर शुरू हो गया है। दिल्ली बुक फेयर के इस 19वें एडिशन की थीम है लाइब्रेरीज एंड रीडरशिप। दिल्ली बुक फेयर में इस बार ई बुक्स भी नजर आएंगी। दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी का ड्राइवर शराब के नशे में धुत था और सड़क पर तेज रफ्तार से जा रही गाड़ी डिवाइडर के ऊपर से चढ़कर एक पेड़ से जा टकराई। हादसे में पीछे बैठे शख्स की मौत हो गई। दिल्ली के कैंट इलाके में एक कार और स्कूल वैन के बीच हुई टक्कर में 3 लोग घायल हो गए। एक मोटरसाइकिल सवार भी इस हादसे की चपेट में आकर जख्मी हो गया। तेज रफ्तार को हादसे की वजह बताया जा रहा है। दिल्ली कैंट इलाके में ही एयरपोर्ट के पास एक और हादसा हुआ। यहां एक स्कूल बस और कार के बीच टक्कर हो गई। हालांकि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार सेंट्रो कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। हादसे में कार में सवार एक बच्ची सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग जख्मी हुए हैं। गुड़गांव में एक्सप्रेसवे पर एक डंपर कार पर पलट गया, जिससे कार का कचूमर निकल गया। ये कार खराब होने के बाद सर्विस लेन पर रुकी थी, लेकिन सर्विस लेन पर गड्ढा होने की वजह से बेकाबू डंपर के नीचे कार दब गई। हादसे में किसी को चोट नहीं आई। वाराणसी में एक भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। यहां चौबेपुर थाना इलाके में रोडवेज की बस और टेम्पो के बीच सीधी टक्कर हो गई। हादसे में आधा दर्जन लोग जख्मी हुए हैं। बिहार के नवादा जिले में दहेज के लिए ससुराल वालों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। दहेज के लिए यहां एक महिला के कान में तेजाब डाल दिया गया। महिला के परिजनों ने केस दर्ज करा दिया है। फिलहाल ससुराल वाले घर छोड़कर फरार है। पटना के एक हॉस्पिटल में पीड़ित का इलाज चल रहा है। पटना के शिवपुरी इलाके से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां एक महिला 5 दिनों तक एक बंद कमरे में
अपने भाई की लाश के साथ बैठी हुई थी। आसपास के इलाके में दुर्गंध फैलने के बाद लोगों को इस बात की जानकारी मिली। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर महिला को बाहर निकाला। ठाणे में एक घाट पर 3 महीने की बच्ची पड़ी मिली। लोगों ने जब बच्ची के रोने की आवाज सुनी तो उसे उठाकर पुलिस को सौंपा। पुलिस ने अज्ञात माता पिता पर मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू की है। एमपी के झाबुआ में मिड डे मील के चावल में कीड़े मिलने से हड़कंप मच गया। मामला भालमगांव के स्कूल का है। गाजियाबाद में एक रिटायर्ड सूबेदार ने सेल्फ डिफेंस में अपने घर में घुसे बदमाश को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इलाके के लोग चोरी की वारदात से परेशान थे। पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ कर रही है। असम के सोनितपुर जिले में एक गेंडा रिहायशी इलाके में घुस गया। काजीरंगा नेशनल पार्क से भटककर आए इस गैंडे ने स्थानीय लोगों पर हमला बोल दिया। करीब 12 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम इस गैंडे को वापस जंगल में भगाने में कामयाब रही। खगड़िया के धमारा घाट पर सड़क निर्माण की मांग को लेकर कई लोग आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। लोगों ने बदला घाट से कोपरिया के बीच सड़क बनाने की मांग की है। यहां सोमवार को हुए रेल हादसे में 28 लोगों की मौत हो गई थी। केदारनाथ तबाही को महीने से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन उसके बावजूद हजारों लोग खुले आसमान के नीचे टेंट में जिंदगी गुजारने को मजबूर हो रहे हैं। बारिश के मौसम में हर दिन मुश्किल से गुजार रहे लोगों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। भारतीय कुश्ती के सरताज सुशील कुमार ने हैरान करने वाला खुलासा किया है। सुशील ने बताया कि साल 2010 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में उन्हें हारने के लिए 2.5 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने ये पेशकश ठुकरा दी और फाइनल मैच जीता था। फुटबॉल के दीवानों के लिए अच्छी खबर है। फुटबॉल की विश्व नियामक संस्था फीफा ने बताया कि अगले साल ब्राजील में होने वाले विश्व कप के टिकटों की बिक्री शुरू होने के 2 दिन के अंदर ही 23 लाख लोगों ने टिकटों के लिए आवेदन किया है। ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ ने 5वें और आखिरी टेस्ट में शानदार शतक लगाया है। स्मिथ के 138 रनों की बदौलत कंगारुओं ने पहली पारी में 492 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। इससे पहले शेन वॉटसन ने भी शतक लगाया था। ऑस्ट्रेलियाई कोच डैरन लेहमैन पर मैच फीस का 20% जुर्माना लग गया है। हाल ही में लेहमैन ने एक इंटरव्यू में इंग्लिश क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड की जमकर आलोचना की थी। लेहमैन को आईसीसी ने कोड ऑफ कंडक्ट का दोषी ठहराया। विजडन मैगजीन के साथ इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तानी गेंदबाज अजमल ने मजाकिया अंदाज में कहा कि सचिन तेंदुलकर ने मेरे डर से वनडे क्रिकेट को अलविदा कहा है। सचिन को आखिरी वनडे मैच में अजमल ने ही आउट किया था। दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई को साल 2012-13 में 350 करोड़ रुपए की आय हुई है, जबकि उसका राजस्व 950 करोड़ रुपए रहा है। जबकि बीसीसीआई ने साल 2011-12 में 382 करोड़ रुपए का लाभ कमाया था। सीरिया में सैन्य हस्तक्षेप की मांग तेज हो गई है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बैन की मून निरस्तीकरण प्रमुख एंजेला केन को दमास्कस भेज रहे हैं। पूर्व अमेरिकी सैनिक ब्रैडली मैनिंग राष्ट्रपति ओबामा से माफी की गुहार लगाएंगे। मैनिंग के वकील ने कहा है कि राष्ट्रपति को विसल ब्लोअर को सजा देने की बजाय उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक को जेल से रिहा कर दिया गया है, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से होस्नी मुबारक को सेना के हॉस्पिटल में नजरबंद किया गया है। कैथलिक धर्मगुरु और पूर्व पोप बेनेडिक्ट ने कहा है कि उन्होंने अपना पद भगवान की इच्छा की वजह से छोड़ा। उन्होंने कहा भगवान चाहते थे कि वो इस्तीफा दे दें। अमेरिका के लुइसियाना प्रांत में पानी में बनी 526 फीट चौड़ी भंवर ने दर्जनों की संख्या में पेड़ों को अपने आगोश में ले लिया है। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे मिनटों में ही ये पेड़ और जमीन का बड़ा हिस्सा भंवर में समाते जा रहे हैं। कनाडा के ओंटारियो प्रांत में रहने वाले सिख समुदाय ने पंजाबी गायक हनी सिंह के एक कार्यक्रम को रद्द कराने की मांग की है। हालांकि कार्यक्रम के आयोजक वंडरलैंड थीम पार्क ने हनी सिंह के गीतों को आक्रामक मानने से इनकार कर दिया है। आज फिल्मी फ्राइडे है और विवादों के बीच जॉन इब्राहिम की फिल्म मद्रास कैफे रिलीज हो गई है, लेकिन आज ये फिल्म तमिलनाडु में रिलीज नहीं हुई है। दरअसल ये फिल्म श्रीलंका के गृह युद्ध पर बनाई गई है और इस वजह से इस फिल्म का तमिलनाडु में विरोध हो रहा है। और वहीं पर्दे पर अब स्वामी विवेकानंद की एक फिल्म आएगी। स्वामी विवेकानंद के जीवन पर यह फिल्म बनी है।